जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीपी एसएससी जीडी के लिए मैथ, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो 20 क्वेश्चन बने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो आते हैं अपने पहले सवाल पे बिना टाइम बर्बाद किए। आ जाओ देखते हैं पहला क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कोई वस्तु रही होगी, मान लो एक्स उसका मूल्य रहा होगा, उसको 20% के लाभ पे बेचा जाता है, सबसे पहले वो कितना होता है अपने आप में 100%। अब 20% लाभ लिया गया यानी 20 इसी में जुड़ जाएगा, कितना हो गया 120%। 120/100। यदि उसके क्रय मूल्य में, उसका क्रय मूल्य रहा होगा यही ₹100, क्रय मूल्य में 250 कम होता, यानी -250 कम होता और विक्रय मूल्य वही रहता, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लाभ 50% होता, यानी 100 से 50 बढ़ गया 150/100। अब दोनों की बिक्री मूल्य बराबर होगी, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 100 से ये 100 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 3 चौक 12, इधर आ गया 3 पचे 15। यहाँ पे गुणा कर दो, 4x हो गया बराबर, अंदर गुणा 5x, 5x माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 5 शून्य शून्य, पंचम 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 50। अब एक काम करो, 12 50 को इस साइड भेज दो और इसको इस साइड ले लो। तो इधर आया ये 5x था, इधर आया प्लस से -4x, ये इधर गया माइनस से प्लस 1250। तो यहाँ से घटा दो, x बराबर आ गया 5 में से 4 गया 1, यानी x बराबर आ गया 1250। कितना था 1250, ऑप्शन डी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, इसको बना लो 15। ठीक, 15 दिन। आ जाओ देखो क्या कह रहा है। किसी कार्य को 20 दिन में, किसी कार्य को एक व्यक्ति था, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा किया। बी उसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है 60। ठीक, ये 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, यानी 20 एक दिन में कितना कार्य करता है 3, और बी कितना कार्य करता है 2। तो ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, अतः 6 दिन। कितने दिन किया 6 दिन, गुणे 6 प्लस ए चला जाता है, कौन करता है बी, कितने दिन किया पता नहीं कितने दिन, मान लो x बराबर टोटल कार्य हमारा कितना था 60। ए की वैल्यू कितनी आई है 3, बी की 2, 3 + 2 गुणे 6 प्लस बी का मान कितना है 2, x तो दिन था बराबर 60, 3 2 5 6 30 प्लस 2x बराबर 60। इसको इस तरफ कर दो, तो 2x बराबर 60 में से 30 घट जाएगा, कितना है 30। तो 2x बराबर 30 है, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, x बराबर आ गया कितना 15
दिन, यानी बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में। ठीक, अगला कह रहा है यदि अंडर रूट में x प्लस 9 प्लस अंडर रूट x बराबर 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट में x प्लस 9 प्लस अंडर रूट x बराबर 9। अब देखो x की वैल्यू, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे दोनों पक्षों में वर्ग करके पता कर लें तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ और सबसे अच्छा तरीका, माना। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत लिख देना, माना a बराबर मान लो अंडर रूट x प्लस 9 है पहले को, इसको a इसको b बराबर मान लो अंडर रूट x। अगर मैं इस समीकरण से बात करूं तो a प्लस b बराबर इसके स्थान पे a, इसके स्थान पे b बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1, इसको यहीं पर भूल जाओ। यहाँ से जो हमने माना था, अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर दूं तो a स्क्वायर, तो यहाँ से कड़ी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, बराबर x प्लस 9 यहाँ से। ठीक, और अगर मैं b स्क्वायर बराबर देखूं तो ये कड़ी ख़त्म, क्या आ जाएगा? x। ठीक, अब मैं क्या करूं? a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा दूं, बराबर a स्क्वायर हमारा क्या था? x प्लस 9 और b स्क्वायर हमारा क्या है? माइनस x से x कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 9। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b बराबर 9। a प्लस b की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 9। इन ब्रैकेट a माइनस b बराबर 9, 9 91 9। a माइनस b बराबर हमारा कितना आ गया? 1। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 रैखिक समीकरण बन गए हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो a प्लस b बराबर कितना है? 9। ये समीकरण नंबर 1 था। दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा? b से b कैंसिल, ये आ गया 2a बराबर 9 1 10, 9 1 10, 2 91 2, 2 पच्चे 10, यानी a बराबर आ गया कितना? 5। a बराबर 5। जब a बराबर 5 आ गया तो a प्लस b बराबर हमारा कितना था? 9। a का मान दो 5 प्लस b बराबर 9, तो b बराबर हमारा आ गया 9 माइनस 4, b बराबर कितना आ गया? 9 माइनस 5, तो यहाँ पे घटा दो, कितना गया? 4। कितना गया? 4। b बराबर हमारा गया 4। अब b का मान हमारा क्या था? हमने b बराबर क्या माना था? अंडर रूट x। अंडर रूट x बराबर 4 है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो तो यहाँ पे हो गया, ये वर्ग से कड़ी ख़त्म, x बराबर 4 चौक 16, x बराबर 16। ये a से भी आ सकता था, a से मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे जब इसका मान रखता तो अंडर रूट में आता है x प्लस 9। a से भी देख लो, a का मान क्या था? अंडर रूट x प्लस 9, x प्लस 9 बराबर 5। दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो हो गया x प्लस 9 बराबर पंचम 25, x बराबर 25 माइनस 9, तो x बराबर 25 में से 9 घटा दो 16, यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16। ठीक, ये 20 में से सबसे हार्ड क्वेश्चन और ये अच्छे लेवल का था। ये एसएससी सीजीएल का सवाल हो सकता है।
अगला देखो, दो संख्याओं का HCF यानी मासा 18, LCM यानी लासा 756। यदि एक संख्या 108 है तो दूसरी संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमारा फर्स्ट नंबर दिया है 108, सेकेंड नंबर पता नहीं क्या है, इसको हम मान लेते हैं M बराबर HCF कितना दिया 18, LCM कितना दिया 756। 18×95, 18 छक्का 108, 6 आ गया। 6 से काट दो, 6 एक 9 6, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 दो 6 6 36। M बराबर कितना आ गया 126। 126 ऑप्शन बी इसका। अगला, ये सवाल अच्छे हैं। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये कोई प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई कितनी थी 180 मीटर, को 18 सेकंड में पार कर दी। कितने सेकंड में 18 सेकंड में, तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो देखो हमारा फार्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। अब यहाँ पे सोचो, ये हमारी ब्रिज थी, ये हमारी ट्रेन थी, ठीक। इसका मान दिया है 180 मीटर मान लो दिया है, इसकी भी कुछ तो रही होगी दूरी। ये कब तक पार नहीं मानी जाएगी, यहाँ से जैसे टच हुई तब तो स्टार्ट हो गया, और जब तक कि ट्रेन यहाँ पे ना आ जाए, ख़त्म ना हो जाए। यानी ये और ये दूरी हमें टोटल चाहिए। तो अगर मैं पूरी दूरी की बात करूँ तो 180 प्लस x हो जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे वाले का हो जाएगा 300 प्लस x। क्यों? क्योंकि इसमें भी ट्रेन की लंबाई नहीं दी थी, ट्रेन की लंबाई हमने क्या मान लिया x। अब क्या कह रहा है, एक ही ट्रेन है, ये दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो स्पीड इसकी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो S1 S2 मान लो बराबर है आपस में, दोनों की स्पीड क्या है बराबर। तो डिस्टेंस पहले की कितनी थी 180 प्लस x, 180 प्लस x कितनी देर में पार करती है 18 सेकंड में, बराबर दूसरे की 300 प्लस x बटे कितने सेकंड में पार करती है 24 सेकंड। यहाँ पे हमें स्पीड से कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 6 3 18, 6 चौक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18 चौक 72, 720 प्लस 4x बराबर 3 त्रिका 900 प्लस 3x। इसको इस तरफ कर लो और इसको इस तरफ कर लो, तो 4x माइनस 3x बराबर 900। ये इधर आया माइनस 720, 900 में से 720 घटा दो 180 मीटर, और इधर देखो 4 में से 3 घटाओ x। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी 180 मीटर, ऑप्शन बी। अगला, यदि 3/5 भाग का 40% 240 है तो पूरी संख्या क्या होगी। माना कोई संख्या x था, इसका 3/5 भाग का माने गुणा 40% माने 40/100 बराबर कितना था 240। ये देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से काट दो 4 छक 24, 60 आ गया। यहाँ से काट दो 3 दूनी 6, 20 आ गया। तो x बटे ये 5 50 बराबर 20, फिर ये गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, यानी कितना गया 1000। कितना था 1000। अगला, एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,664 हो जाती है, तो मूलधन कितना था।
अब देखो यहाँ पे इसका लगाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है जो हमने फार्मूला पढ़ा है। हमारा फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n या फिर t इंटू पी। ठीक, ये तो पहला फार्मूला, लेकिन हम फार्मूले के यहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा मान लेते हैं कोई वस्तु था, उसका मूल्य था x रुपये, जबकि यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है। ठीक, 8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर, यानी एक वर्ष में एक कितना रहता है 8%, टोटल कितना होता है 100, यानी हो गया 108। कितने वर्षों तक, यहाँ पे देखो कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार 108। अब जितनी बार 108 मतलब 108 लिखे हो उतनी बार 100 लिखो, कितनी बार लिखे हो 2 बार, तो 2 बार बटे में 100 लिख दो, बराबर जो दिया है उसको लिख दो, 11,664। अगर हम 108 का वर्ग करेंगे तो 108 का वर्ग आता है 11,664 बटे 10,000 बराबर 11,664। ठीक, ये देखो कट गया इससे, तो x बराबर यहाँ पे 1 बचा, 3 गुणा हो गया, कितना गया 10,000। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब 2 वर्षों का हो सकता है दोनों वर्ष का अलग अलग मूलधन हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एक फार्मूला a प्लस बी प्लस माइनस AB बटे 100। ये फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सिखाएगा। इसमें मूलधन जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8% था, 8 प्लस दूसरे वर्ष में भी 8, ए का मान भी 8, बी का मान भी 8 बटे 100, तो 8 8 16 प्लस इसका 0.6, 4 जोड़ दो तो 16.64 आ गया। ठीक, तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 100 पहले से था प्लस 16.64, ये हो गया 116.64। इसकी वैल्यू कितनी है, 11,664। ये 0.2 अंक हटाने के लिए बटे 100 लिख देते हैं। ये देखो बराबर आ गया, एक बार चला गया, तो 1% बराबर हमारा कितना हो गया, 100 करना 100, तो टोटल कितना होता है 100%, 100 से गुणा कर दो, ये हो गया 10,000। ठीक, ये 2 मेथड होते हैं, ये मेथड 2 है, ये मेथड फर्स्ट। जो भी अच्छा लगे उससे आप कीजिएगा। ये देखो 20, 24, 28, 32 श्रेणी का अगला पद क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ये कौन सी श्रेणी है। ठीक, समांतर श्रेणी है, गुरुतर श्रेणी है कि हरात्मक श्रेणी। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे, डिफरेंस कितने का, अगर समान मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर, फिर कितने का 4 का, फिर कितने का 4 का। अगर अंतर से मिल जा रहा तो यहाँ पे देखो समान अंतर मिल रहा है, यानी ये कैसी श्रेणी है, समांतर, ऐसी है समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी का फिर अगला पद उसी 4 जोड़ दो, 32 प्लस 4 बराबर 36। ये कोई सवाल नहीं था, ये बकवास था। आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। और प्रथम 20 पदों का योग, फार्मूला चाहिए तो ले लो।
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होते हैं दोनों के फार्मूले। कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक, आते हैं अगले। अगला क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की जीवा, ये सवाल अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। कोई वृत्त है, ये मान लो कोई वृत्त, इसकी जीवा है, जीवा देखो ये वृत्त की जीवा। ठीक, अब क्या बोला कि ये वृत्त की जो जीवा है ये उसके केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, नहीं सॉरी, केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर। मान लो इस वृत्त का यहाँ पे केंद्र था, इससे जो इसकी दूरी है जीवा की, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो दूरी कैसे बताओगे, जब जीवा के केंद्र, मान लो जीवा ए बी था, ए और जब जीवा और केंद्र के बीच की दूरी की बात की जाए तो उस पे हमेशा जो है ये जो केंद्र से होकर आएगी वो जीवा पर लंब रहेगी। कैसे रहेगी, लंब रहे। यहाँ पे डिग्री कितने का, 90 का। मान लो ओ पी है, ओ और पी। अब यहाँ से हमें बताना क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ए से ओ तक की दूरी को हम त्रिज्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये टोटल थी 24, कितनी थी जीवा 24। अगर मैं आधे की बात करूं तो ये कितनी हो गई 12, कितनी हो गई 12। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और वो त्रिभुज कैसा दिख रहा है, वो त्रिभुज हमें दिख रहा है समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से। ठीक, दिख रहा ना। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या था, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा हमें पता नहीं है, तो ओ ए का स्क्वायर, ये कितना है 5 है, लंब मान लो 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 में 44 जोड़ दो 169, यानी ये आ गया ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। अब देखो ये आ गया 13, क्या हमारा ओ ए त्रिज्या है, हाँ ओ ए त्रिज्या है, यानी ये इसकी जो त्रिज्या हुई कितनी हुई 13 सेंटीमीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो 3 4 5 बोल देते, 5 12 13 बोल देते। ठीक, 20 21 29 बोल देते, 15 8 17 बोल देते, तो आपका तुरंत लग जाता। ठीक, अगला, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो वही कार्य
25 पुरुष कितने दिन में कर देंगे। तो एक फार्मूला होता है M1D1/WN = M2D2/W2। ठीक, कार्य वही है तो हमें W से कोई मतलब है नहीं। तो पहले कितने पुरुष 15 पुरुष कितने दिन, डेज कितने डेज 20 बराबर। अब कितने पुरुष 25, डेज कितने पता नहीं। ठीक, पंचम 25, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, डी बराबर 12 कितने दिन में 12 दिन। अगला क्या कह रहा है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो सेम क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे 180 था, वहाँ पे 120 है, तो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करें D1 = 120, ये था ट्रेन की थी मान लो x, 20 सेकेंड में T1 बराबर 20 सेकेंड। ठीक, D2 = 200 मीटर प्लेटफॉर्म था। ठीक, और ट्रेन की वही x मीटर। T2 कितने सेकेंड में 25 सेकेंड में। तो हमारा स्पीड 1 = स्पीड 2, तो D1/T1 = T2/T2। इसको अगर आपको डायरेक्ट याद करना है कब, जब हमें दूरी और समय दिया हो और दो हों और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो, वो डिस्टेंस कह रहा हूँ स्पीड इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पीड इक्वल हो और दूरी और समय दिया हो, और हमसे हो सकता है प्लेटफॉर्म की दूरी या फिर ट्रेन की दूरी पूछ ले, यानी लंबाई पूछ ले, तो उसके लिए एक ही फार्मूला आप लोग कैसे लगाओगे याद कर लो। DT लिखो 12, लिखोगे 12, और DT लिखो कितना लिखोगे 21, कितना लिखोगे 21। अब इसी से मैं लगा के दिखा रहा हूँ, ये ट्रिक है कैसे। पहले D1 कितना आया है 120 + x, दूसरी टाइम कितनी है, टाइम 25, कितनी है 25, दूसरे की डिस्टेंस कितना है 200 + x इंटू टाइम 20, 5 चौक 20, पंचम 25, 12 × 25 = 60, 600 + 5x, 4 दूनी 800 + 4x। इसको इस तरफ कर दो, 5x में से 4x घट गया, यानी बचा क्या x। इसको इस तरफ कर दो तो 800 में से 600 चला गया, बचा कितना 200 मीटर। अगला, यदि A/B = 5/7 तथा B/C = 14/15, तो A/B/C क्या होगा। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, सबसे पहले हमें जब भी ऐसे अनुपात मिले तो हमें B की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले देखो B इसमें और इसमें, B कितने का फ़र्क दिख रहा है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूँ, क्या 14 हो जाएगा, 14। फिर 2 से यहाँ भी गुणा कर दूँ तो यहाँ पे 14 है, ये भी हो गया 14, यानी आंसर में आएगा कितना 15। ये तो ख़त्म, और बीच में कितना आएगा 14 आएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इन दोनों में से बचा। अब एक चीज़ देखो, अगर हम गुना करते हैं कभी भी, क्या करते हैं गुना, इसमें हमेशा क्या होगा गुना ही होगा, यानी गुणा किया जाएगा। जितने में पहले से करेंगे उतने में दूसरे से भी। 2 से करते हैं तो 5, 7 दूनी 14, 14 ठीक है, 15 ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें 5 दूनी 10, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये तो 5 ही है, नहीं हो सकता, ये होगा। अब देखो कैसे होगा, A/B/C। AB का अनुपात दिया है 5/7 और BC का दिया है 14/7।
15। ये 7 दूनी 14 2 होता है गुना यहाँ पे 2 से गुना, ऐसे गुणा करके डाल दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 15 तो अकेला है ऐसे ही। 10 अनुपाते 14 अनुपाते 15। ठीक, अब आ जाओ अगले पे। अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। मान लो वह 100 रुपया कमाता था, ठीक, उसकी आय क्या है, आय 100 रुपये, ठीक, ये व्यय हो गई, ये बचत हो गई। तो यहाँ पे क्या कहा है, 25% बचाता है। 100 का 25% 25, तो खर्च कितना किया, 100 में से 25 बचा लिया, खर्च कितना कर दिया, 75। अब उसके बाद देखो, यदि इसकी आय में, उसकी आय यही थी, इसमें क्या कहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 120। और व्यय में 10%, अब यहाँ से व्यय नहीं लिए, व्यय ये लिया जाएगा 75 वाला, ठीक, व्यय यही लिया जाएगा 75 वाला। तो व्यय में कितने की वृद्धि हो जाती, 10% की, 10% की। ठीक, अब ये 75 था, इसमें 10% बढ़ गया, तो ये हो गया 82.5, 82.5। कैसे हुआ देखो, 75 तो 100% हो गया। अगर मैं इसका 10% करूँ, 75 का 10% का मतलब 1/10 यानी 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 82.5। अब 120 में से ये खर्च कर डाला, क्या किया, खर्च किया यानी व्यय किया 82 रुपया, तो बचा कितना होगा, 37.5, तभी तो 120 होगा ना। अब इसके आगे क्या कहा है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले बचाता था 25, पहले कितना बचाता था 25, अब कितना बचाने लगा, अब बचाने लगा 37। अब कितना बचाने लगा, 37। यहाँ पे पहले 25 बचाता था, अब कितना बचाने लगा, 37, ठीक। तो जब 37 बचाने लगा, 25 से 37, अंतर 37.5, अंतर कितने का है, 12.5 का है। पहले वाला वही रख दो, 25 गुणे % में कन्वर्ट करने के लिए 100, 12.5 दूनी 25, 2 50 100, यानी कितना गया, 50%, 50%, ठीक। दो संख्याओं का अनुपात मान लो फर्स्ट और सेकंड के, 5:8, 5p मान लो इसको, 8p मान लो। अब क्या कहा है, यदि दोनों में 18 जोड़ दें तो इसका न्यू अनुपात है, नया अनुपात 8:11 हो जाता है, 8p 11p। अब देखो, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटे 8p, 18 जोड़ दें, 18 जोड़ दें तो नया अनुपात 8:11, इसको सॉल्व कर लें। या फिर एक मेथड ये होता है कि हम इन दोनों के बीच में गैप देखें, गैप कितने का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 5 से कितना हुआ, 8 हुआ, यानी 3p। यहाँ से भी कितना हुआ, 5 से 8 से 11 हुआ, यानी 3p। जब भी दोनों तरफ सामान मिल जाए तो जो जुड़े या फिर घटे उसी को उसके बराबर लिख देता है। तो 3p बराबर कितना, 18, तो p बराबर 3 छक 18, कितना गया, 6। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमारी क्या थी, 5p थी,
क्या थी 5 पी थी, तो 5 गुणे 6, 6 पच्चे 30। छोटी संख्या हमारी क्या होगी 30 होगी। ठीक, छोटी संख्या हमारी 30 होगी। ये आपका न्यू था। आ जाओ अब अगले पे। एक नाव की स्थिर जल में गिरती। नाव की चाल, नाव की चाल स्थिर में बोला है, तो यानी जो वो चल सकती है, जितना उसका कैपेसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और क्या बताया, तथा धारा की गति, धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे क्या करा 72 किलोमीटर धारा के साथ, यानी मान लो धारा ऐसे बह रही है और इस तरफ, तो इसी तरफ नाव को भी ले जाना, और 72 किलोमीटर इस साइड भी। अब एक चीज़ देखो, दोनों का कुल समय पूछा है, कुल कितना समय लेगा। तो भाई मान लो ये बात था 72, ये था और ये भी था कितना 72, 70। अब जाएगा जब, तो इधर तो इसकी पहले चाल थी 15 नाव की, धारा की भी 3, दोनों दूर जाएगा, कितना हो गया 15 3 18 किलोमीटर जाएगी। तो 72/18 प्लस 72 थी स्पीड, नाव 15 में चल रही थी, 3 धारा रोक भी रही थी। जब इधर से जाएगा तो आप कभी भी देखे होंगे, जब हवा में कभी साइकिल चलाए होंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ प्रतीत होता है, जब हवाएं तेज़ चलती थी, तो जिस तरफ से हवाएं चल रही, अगर हम उसी तरफ चले तो हमारा मतलब जो एनर्जी होती थी वो कम लगती थी और तेज़ चलती थी साइकिल। लेकिन जब हम उसके विपरीत जाते थे, जैसे इधर से हवा चल रही हो और इधर जा भी रहे हों, तो यहाँ पे देखोगे फोर्स हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक, तो जब ये उधर से ही आएगा तो 3 कम हो जाएगी, 15 से 3 12, तो 18 चौक 72, 12 छक 72, 4 प्लस 6 कितना समय दिया 10 घंटे। अगला, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो लाभ प्रतिशत पर क्या प्रभाव होगा। देखो, मान लो कोई वस्तु था 100 रुपये का बिक रहा था, इसको हम 120 का बेच रहे थे। पहले क्या कर रहे थे 120 का बेच रहे थे। अब क्या हुआ कि यही वस्तु अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो ये हो गया 120। और क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर दें, तो इसका 20% का वृद्धि हो गया, तो ये हो गया 142, 12 दूनी 24, 144। ठीक, 100 से 120 बिक रहा था, 120 से 144 बिक रहा है। इसमें का अंतर कितने का है 24 का बटे कितने में से 120 में से हुए 100। तो यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, 10 आ गया, 12 दूनी 24, 1 0 से 1 0 गया, कितना गया 20%। 20% यहाँ भी था, 20% यहाँ भी है। तो कोई इफेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, सामान रहेगा जी हाँ बिल्कुल सामान रहेगा, और इस पर निर्धारित नहीं किया सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि x + y = 12 तथा x × y = 35, तो x² + y² का मान क्या होगा। x + y = 12, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में
वर्ग करो तुरंत, तो हो गया x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 12 का वर्ग, तो x a प्लस बी का होल वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 12 बढ़ी हम 144। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान दिया कितना 35 बराबर 144। 35 दूना 70, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस इधर आया माइनस हो गया 70, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 में 70 घट गया 74, कितना आया 74, ऑप्शन सी। अगला, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दिया है वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, तो उसकी परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर 154, 154, 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22×7=154, ठीक। आर स्क्वायर बराबर 7×7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, वर्ग से वर्ग खत्म, तो आर बराबर कितना गया? आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है? 7, 7 से 7 में 44 सेंटीमीटर। यदि 2 की पावर x बराबर 32 तथा 4 की पावर y बराबर 64, x प्लस वाई बराबर, तो 2 की पावर x बराबर 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 32 को लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 की पावर y। अब 4 की पावर 64, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखो ये 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, यानी x बराबर 5 y बराबर 3, तो x बराबर 5 प्लस y बराबर 3, 5 3 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, कोई घन रहा होगा, ये देख लो आप, घन एक ये घन है जिसकी प्रत्येक विमाएँ 6 सेंटीमीटर, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये वाली, ये बीच वाली भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन की परिभाषा होती है ऐसी आकृति जिसकी हाइट, बेस, लेंथ तीनों क्या हों? इक्वल हों, यानी कहते हैं लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं।
घनाभ में क्या होती है, ये तीनों इक्वल नहीं होते, अलग अलग होती है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। ए क्या है, भुजा। 6 भुजा की माप कितनी है, 6 6 का क्यूब मतलब 216। घन का आयतन देखो, घन का आयतन a³ होता है। ठीक, क्या होता है, a³ होता है। अच्छा, ये लास्ट सवाल था। तो अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर लेकर और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ये ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक, धन्यवाद।